हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो चक दे सीरीज़ की आज ये सेकंड क्लास रहने वाली है। एंड इस सेकंड क्लास के अंदर हम जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसके अंदर जो पोटेंशियल आता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड जो थर्ड वीडियो होगा वो कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मीन्स आप कह सकते हो कि इस लेक्चर के मीन्स इस चैप्टर के जो पार्ट हैं वो दो रहने वाले हैं। मीन्स एक में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे किसके, पोटेंशियल के, एंड एक में हम करेंगे कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की सेकंड वीडियो के अंदर सिर्फ पोटेंशियल के ही करवाए जाएंगे आपको। एंड साथ में आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सुनील जांगड़ा फिजिक्स के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है एंड उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड जब हम एक फैमिली में जुड़े हुए हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए वैसे हमारे इन चैनल्स के साथ भी, इन हैंडल्स के साथ भी, क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ता है। मीन्स वहाँ पर कई चीज़ें पोस्ट पहले से कर दी जाती हैं। सो ज्वाइन कर सकते हो आप इन चीज़ों को। तो चलिए बढ़ाते हैं आज की वीडियो को आगे। एंड देखिए, तो हम करने वाले हैं PYQ ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एंड ये आपका चैप्टर सेकंड है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। आपके पास n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r। हर एक के पास जो रेडियस है वो स्मॉल r है। r चार्ज टू ए पोटेंशियल v, सबको चार्ज किया जाता है पोटेंशियल v से। दीज ड्रॉपलेट्स कोलेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप। अब कोलेस का जो मतलब होगा वो हो जाएगा कि वो कंबाइन हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज, मतलब एक सिंगल ड्रॉप बन जाती है एंड कोई चार्ज वहाँ से लीक नहीं होता। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, आपको बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मजाक से कि कितने आदमी थे रे कालिया। तो भाई यहाँ पे कितने आदमी दिया है, मीन्स कितनी बॉल दी हुई हैं, आपके पास n बॉल दी हुई है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q चार्ज है। एक मिनट रुकिएगा, एक बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q चार्ज है। मीन्स यहाँ पर आपने लिख दिया लेट Q चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट बरा। ठीक है, चलो, तो एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ एक ड्रॉपलेट का। तो एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्यों ले रहे हो सर, देखो ये एक ड्रॉपलेट है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने रेडियस बोला है, तो मतलब इसका सेंटर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस आपको मिल गया, तो वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने V लिख दिया क्या, V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। चलिए, अब सिंपल सी बात है कि भाई एकता में तो ताकत होती है। अब ये क्या कर रहा है, सब जो n पड़ी हुई हैं इस तरह के छोटे छोटे से, वो सबको एक कंबाइन कर रहा है। ठीक है, मीन्स n जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन आप लोगों के लिए लिखी गई है, एकता में ताकत होती है। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, अब वॉल्यूम से डील क्यों कर रहे हैं। अब एक बात देखो ना भाई, पहले ड्रॉपलेट छोटा था, पहले ड्रॉपलेट क्या था, छोटा था। अब क्या कर रहे हो, अब उसको कंबाइन कर रहे हो। जैसे ही कंबाइन कर रहे हो तो बड़ा बन जाएगा एंड बड़ा बनने से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो रेडियस में कुछ चेंज आ रहा होगा। मीन्स जो डिस्टेंस हम पहले r बोला जाता वो डिस्टेंस अब बड़ा हो जाएगा। अरे देखो ना कि आपके पास ये एक छोटा सा बॉल है, फिर आप दूसरा बॉल लगाते हो, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते आप इसको कंबाइन करते हो, एक बड़ा बॉल बना लेते हो। तो उसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, तो उसको मैं कैपिटल R लिख सकता हूँ। एंड उसको कैसे डील कर सकते हैं, वॉल्यूम से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर हो जाएंगे जितने नंबर दे रखे हैं, साथ में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो नंबर दे रखे हैं n और स्मॉल ड्रॉप का सॉरी वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं n एंड वॉल्यूम ऑफ हर एक स्मॉल ड्रॉप का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो बड़ी का क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई कैपिटल R हमने अपनी तरफ से मान लिया कि बड़ा रेडियस, मतलब जो बड़ी बॉल बन रही है उसका रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, बड़ा R हो जाएगा। एंड ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 4/3 पाई R क्यूब हो गया। कितना हो गया, 4/3 पाई R क्यूब हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा 4/3 कट जाएगा, पाई ये पाई कट जाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया, R क्यूब इज इक्वल टू रह गया आपके पास क्या, NR क्यूब। मीन्स R क्यूब इज इक्वल टू क्या रह गया, NR क्यूब रह गया। अब ये क्यूब इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा R N 1/3 एंड ये हो जाएगा R, क्यों, क्योंकि ये क्यूब इससे कट गया है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास मिल गया दिस, जो आपको भी मैंने अभी समझाया। अब आगे बात करते हैं कि टोटल चार्ज की भी बात कर लेते हैं कि जब बड़ा एक ड्रॉप बन रहा है तो उस पर चार्ज कितना बनेगा टोटल। तो टोटल ड्रॉप पे अब चार्ज कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा Q इज इक्वल टू
टोटल नंबर कितने हैं, n है, एंड एक के ऊपर चार्ज हमने कितना माना था, एक के ऊपर चार्ज हमने माना था q, स्मॉल q। तो ये टोटल चार्ज हो गया कितना, कैपिटल Q इज इक्वल टू n और स्मॉल q। तो ये बता दिया चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। तो इसका मतलब बड़े का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं अब इजीली, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस पता लग गया, मतलब डिस्टेंस पता लग गया है बड़े का, एंड साथ में चार्ज पता लग गया। तो पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप हम कैसे लिखेंगे, v डैश मीन्स नया पोटेंशियल इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। कैपिटल R कितना है, ये रहा, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले हम q की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि NQ है, यहाँ पे पुट की। तो ये हुआ NQ, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखिए अब NQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू क्या हुई, R की वैल्यू हुई ये n 1/3 R। तो यहाँ पर लिख दिया इसको। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, जो हमारा ये पोटेंशियल है इसको अलग से बना लिया। कैसे बना लिया, देखो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनको अलग कर लिया, बचा कौन आपके पास, n बच गया। सर n 1 - 1/3 कैसे हो रहा है, इसको ऊपर कर दो ना, यहाँ पर n रखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 1, इस नीचे वाले n को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1/3, ठीक है। तो मीन्स 1 -1/3 जब आप कर रहे हो, 3 यहाँ पे जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे 3, और ये कितना हो गया 2/3 हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2/3 हो गया 2/3। अब एक बात देखो, ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, पुराना है, तो इसलिए इसको लिख दिया हमने v। मीन्स नया पोटेंशियल क्या है, वो n⁻² 2/3 एंड साथ में पुराना पोटेंशियल है। तो ये हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन आया था 2020 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको देख के बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ए टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C। एक चार्ज को मूव किया जाता है A से C के बीच में, जैसा कि आपको डायग्राम शो किया गया, अलोंग द पाथ A to B। ओके, अलोंग द पाथ A to B एंड देन फ्रॉम B to C। मतलब यहाँ से यहाँ जब ये लेके आ रहा है, यहाँ से जब ये यहाँ लेके आ रहा है तो कैसे चल रहा है, पहले A से B पर जाता है एंड B से C पर आता है, एज शोन इन द फिगर, जो भी आपको दिखाया हुआ है। एंड ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2012 के अंदर। पहला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, किस किस के बीच में करना है, A एंड C के बीच में करना है भाई, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर एक बात है, सिंपल सा इक्वेशन आपको यूज़ करना है, हमें पता है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहा है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कैलकुलेट क्या, वही ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वही कैलकुलेट कर लेते। कैसे करेंगे, हमें एक सिंपल सा इक्वेशन पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज इक्वल टू -dV/dr। तो हमने लिखा E इज इक्वल टू -dV/dr। तो E dV का मतलब क्या है भाई, चेंज इन पोटेंशियल, dr का मतलब क्या है भाई, चेंज इन डिस्टेंस। तो देखो ना, यहाँ के बीच का पोटेंशियल तो हमें निकालना है। आप A से C पर पहुँच रहे हो, तो इसका मतलब पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे, डिफरेंस VC - VA। डिस्टेंस कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको यहाँ से माइनस कर दोगे तो 2 - 4 है, क्लियर है, क्योंकि बाकी तो 0 0 है ना। तो ये देखो ना, ये 2 है, ये 6 है, फाइनल पर पहुँच रहे हैं तो 2 - 6 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, VC - VA अपॉन 2 - 6, एंड माइनस बाहर है, अब ये माइनस बाहर है। अब देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -4, जो -4 जो होगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो बस कुछ नहीं है, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, VC - VA, नीचे हो गया 4 एंड यहाँ पे हो गया E, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, VC - VA, डिफरेंस आ गया कितना 4E आ गया आपके पास, क्लियर है। तो ये हुआ आपके पास आंसर इस तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। आगे की तरफ बढ़िए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। अब ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे पोटेंशियल पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ज़्यादा है। वैसे तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो साफ ही पता लग रहा है कि भाई A जो है वो पोटेंशियल कम है और C पे पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ इस इक्वेशन से भी हम बोल सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि लास्ट पार्ट से पता लगा कि जो VC - V है वो किसके इक्वल है, 4E के इक्वल है। मतलब ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब भाई पॉजिटिव तो तभी होगी ना, दो नंबर अगर माइनस हो रहे हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उसका मतलब ये है ना कि ये नंबर बड़ा होगा, तो इसका मतलब VC ग्रेटर है किससे, VA से। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑल इंडिया 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फोटो बनाना है, ठीक है। किसका फोटो बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का फोटो बनाना है। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, एंड आपको क्या बताना है,
पोटेंशियल सरफेस बताना। तो डिफाइन सिंपल सा है, डिफाइन में क्या करना है भाई, द सरफेस एट विच द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, वो होता है आपका क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। या फिर आप ये बोल सकते हैं द सरफेस ऑन विच द चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, उसको बोलते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम करते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। तो ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पर ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले रहा है जिसको नाम दे रहा है प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लिखा हुआ तो कॉमन सी बात है हम प्लस ही कंसीडर करेंगे, सिंपल है। तो हमने इसको प्लस कंसीडर किया एंड इसकी वजह से सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम कॉमन रेडियस पर एक सरफेस को मीट कर देंगे, इस तरह से कॉमन रेडियस पर एक सरफेस को मीट कर देंगे एंड इस तरह से आप बना सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन वाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर हमें देखा कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, एंड ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। आपने एक चीज़ देखी कि ये डिस्टेंस क्या बढ़ता जा रहा है भाई, इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक और बनाते तो वो ज़्यादा दूर बनता, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, कि एक सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो सिंगल डिस्टेंस पर क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया रीज़न आप दे सकते हो कि हमें पता है कि जो v होता है वो क्या होता है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट r होता है। या फिर आप बोल सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इस तरीके से आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो कि v क्या होता है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट r होता है। मीन्स यहाँ से पता लग रहा है v इज इन्वर्सली है r के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा v आपका क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, r आपका कम होगा तो v आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस। सिंपल है, समझ में आया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। इन्होंने बोला कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेंजेंशियल है वो वैसे हो सकता है। मीन्स बिल्कुल ये कह रहा है कि पैरेलल हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मीन्स देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, यहाँ पर टेंजेंशियल ऐसे, तो ये ऐसे की बात कर रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर होता है, हर एक डायरेक्शन से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है, सुनिए ध्यान से, इसका रीज़न देंगे हम। क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात एग्जिस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो अगर एग्जिस्ट होगी तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, काम करना पड़ जाएगा, एंड इक्विपोटेंशियल्स पे काम नहीं करना होता। देखो इफ़ द फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन द सरफेस वेयर एज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें काम नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो इसलिए ये जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया। टोटल वर्क डन कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया अभी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p। मतलब डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मोमेंट जो है वो p यूज़ करनी है एट ए पॉइंट x ऑन द एक्सियल लाइन। मतलब सुनो ध्यान से कि एक डाइपोल है आपके पास, ये रहा डाइपोल, ये -q है, ये +q है, इसका ये सेंटर है O, इसका क्या है, ये सेंटर है O, इसको लिख देते हैं O, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसके एक्सियल लाइन पे, तो इसकी एक्सियल लाइन तो ये होगी ना, जो इन चार्जेस के बीच में से होकर जारी होगी, ये एक्सियल लाइन होगी। तो इस एक्सियल लाइन पे कहीं एक पॉइंट x इन्होंने मान दिया, जैसा कि आपको शो किया गया है। तो वहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो दोनों को आपने फिर ऐड कर देना, क्योंकि ये एक स्केलर क्वान्टिटी है, ठीक है। तो देखिएगा ये -q, ये हो गया +q, तो ये इसका सेंटर, ये हुआ a डिस्टेंस, ये हुआ a डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना होता है, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक, जहाँ तक ये बोल रहा होता है वहाँ का डिस्टेंस लिखना होता है। वो डिस्टेंस कितना है, वो है स्मॉल r। तो चार्जिस से कितना डिस्टेंस है, चार्जिस से डिस्टेंस है r-a, और इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, r+a। तो अब ईजिली है कि हम इस जहाँ a पोजीशन पे जो माइनस चार्ज रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो वो पोटेंशियल क्या होगा,
आपको लिखना होता है के क्यू बाय आर, डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमें पता है कि वी क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से वही लिख रहे हैं। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस चार्ज की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो ये पहली एक इक्वेशन हुई। कहाँ तक है माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो डिस्टेंस आर प्लस ए आ रहा है, तो इसलिए आर प्लस ए। अब दूसरा चार्ज यहाँ से है, यहाँ से, तो इसको क्या लिखेंगे, के क्यू लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए लिखेंगे। तो यही लिख दिया भाई, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी एट एक्स पॉइंट क्या होगा, तो वो होगा भाई वी बी प्लस का आ गया चार्ज के क्यू अपॉन आर माइनस ए हो गया। कितना हो गया, आर माइनस ए हो गया। तो ये हुई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई आपकी सेकंड इक्वेशन। चलिए, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, वेक्टर जो है एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी जो है, स्केलर मतलब नंबर्स हैं, सिंपल ऐड करने, तो आप इनको सिंपली ऐड कर देंगे टोटल पोटेंशियल के लिए, कहाँ पर, ए के लिए। तो V हो जाएगा क्या, वी ए प्लस वी बी के इक्वल, वी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी के इक्वल। एंड वी ए कितना है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, बात तो वही होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, के क्यू को कॉमन लिया, नीचे हो गया एलसीएम आर माइनस ए आर प्लस ए, ऊपर क्या हो गया, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस वाली चली गई, माइनस ऊपर क्या जाएगी, माइनस वाली, बट वो प्लस हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो जब आप आर प्लस ए लिखोगे तो यहाँ माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले आने वाले माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए, ठीक है। तो इसलिए आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए हो गया, जो कटा उसको काट दिया, बचा क्या, 2a। तो आपके पास आ गया v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a। एंड q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a इज p, क्या होता है भाई, p होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे p, तो ये बन गया के पी अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र। अब ये आर स्क्र माइनस ए स्क्र कैसे हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगाया एंड हो गया। अब इसको शॉर्ट डाइपोल के भी लिख सकते हो आप, मतलब कि डाइपोल अगर छोटा हो जाए, मीन्स ये डाइपोल सिर्फ इतना रह जाए, तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो पॉइंट तक का हम डिस्टेंस मान रहे हैं। मीन्स आप कह सकते हो कि आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर हो गया, किससे, ग्रेटर देन ए हो गया, ठीक है। तो इसलिए ए को नेगलेक्ट कर देंगे, जो बचा हो उसको लिख देंगे। एंड यहाँ से एक खास बात कि पोटेंशियल जो होगा वो इन्वर्सली होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, लेकिन ये एक्सियल के केस में होता है। किसके केस में होता है, ये एक्सियल के केस में होता है, ठीक है। समझ में आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपसे क्या बोला गया है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एंड ये लास्ट टाइम 2020 में ही आया, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में ही आया। एंड 2 नंबर का क्वेश्चन आया ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम सिंपल सी बात करते हैं कि वर्क डन जो होता है इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कि सबसे पहली बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि आपको चार्ज मूव करवाने के लिए वर्क डन 0 की जरूरत होती है, मतलब आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप लिखोगे वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, ए से बी अगर आप जा रहे हो, मतलब या बी से ए जा रहे हो, जो भी, तो आप लिखोगे क्यू नॉट ए माइनस बी आप कर दोगे, ठीक है। तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल इज कांस्टेंट, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल होता है 0 रहने वाला, तो 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। की इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारा होता है उसके परपेंडिकुलर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर होती हैं ये, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2020 के अंदर आया एंड 2 नंबर का आया था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आया था ये, ठीक है। क्या बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम इन ए रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू 10R+5 है। बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एट R1 मीटर टू ए पॉइंट R10 सेंटीमीटर। ये आपसे बोला गया, क्या कह रहा है ये, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एट R इज इक्वल टू 1 मीटर टू ए पॉइंट R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको बोला गया, ठीक है। चलो, मतलब लिमिट दे रहा है वो आपको। जब भी आपको लिमिट दे देना, रेंज दे दे, तो समझ जाना आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन किसका करें,
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कौन सा, देखो हमें एक इक्वेशन पता है कि ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि माइनस डी, आप ये लिख सकते हो कि डी वी इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ई डी आर हुआ। मतलब आप इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा वी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई डी आर। तो वही इक्वेशन हमने यूज़ की यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। चलो e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 10r+5, तो यहाँ पर लिखी हमने 10r+5, साथ में dr हुआ एंड ये माइनस हुआ, ये रहा माइनस। लिमिट ये रेंज दे रहा था 1 से 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको 1 से 10 सेंटीमीटर करना पड़ा, ठीक है। चलो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो कॉमन सी बात, अभी आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, एक सिंपल सा फंडा है। तो देखो जब 10r/dr की आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मतलब है 10 बाहर हुआ कांस्टेंट, r की पावर कितनी है पहले से 1, उसमें 1 जोड़ेंगे, नीचे भी 1 + 1 करेंगे, मतलब 10r²/2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया कितना, 10r²/2। अब करेंगे किसकी, 5 की। तो 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5dr है। इसका मतलब 5 तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम dr की, एंड dr की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 5 और r। लिमिट कितनी है, 1 से 10 है। तो बस लिमिट ओपन कर देते हैं, इसको पहले कट कर देते हैं, 2 इस 10 को कट कर देता है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास -1, 5r² प्लस 5r आ गया। तो ये हुआ आपके पास 10 और 1, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई। अब इनको ओपन करने का तरीका आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट पुट कर दोगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, -1 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट यहाँ पे भी चली जाएगी, यहाँ पे भी। तो ये क्या हुआ, 5 × 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, प्लस है, प्लस अपर लिमिट इसके साथ भी आएगी, 5 × 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5r लिखा हुआ है तो 10। तो ये हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी भाई, लोअर लिमिट यहाँ पे जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो बना 5, प्लस 5 के साथ आ रहा है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। मतलब आप 5 + 5 करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल मैथमेटिक अपना यूज़ करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -540, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज पोटेंशियल आ गया, तो इसको वोल्ट में लिखना था हमें, किस में लिखना था, वोल्ट में। तो आप यूनिट लगा लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के पास है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 1 कूलम एंड -4 कूलम प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस। मतलब आपको क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है इसको तोड़ने के लिए, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, ठीक है। मीन्स आपको एक तरह से क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी करनी है। क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी करनी है, ठीक है, समझ में आएगी। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी पहले इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये, एक ट्रायंगल बोल रहा है। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटर। तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड्स कितनी बता रखी है, 10 सेंटीमीटर की। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 3 चार्ज दिए हैं, एक को यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रखा। इसको नाम दिया हमने, कुछ भी नाम दे दो इसको, जैसे कि Q1 नाम दिया, इसको Q2 नाम दिया, इसको Q3 नाम दिया। जब भी आपका 3 का सिस्टम होता है, तो आप एक सिंपल इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या इक्वेशन होगी, U इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सिस्टम बन जाएगा आपके पास, ठीक है। एक ये सिस्टम बन जाएगा और एक ये सिस्टम बन जाएगा, वही लिखा है, देखो यहाँ पर वही लिखा है यहाँ पे 1/4πε0 इज, साथ में हो गया Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस फिर दूसरा लिखा प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस 1/4ε0 Q3 Q1 R31 उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये इसको लिखा। अब इनमें से सारी चीज़ कौन सी कॉमन है भाई, 1/4πε0 कॉमन है इनमें से। सिंपल सी बात है कि भाई एक चीज़ कॉमन कर ली, सिंपल मैथ हम कर रहे हैं। अब उसके बाद बाकी जो चीज़ बची हुई है सबकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो, मतलब 1 × 10⁻6, 4 की -4 × 10⁻6, दूसरे की 1 × 10⁻6। तो इस वैल्यू को यूज़ करना है, तो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये प्लस आता जा रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर 10⁻6 हो गया, 10⁻12, तो ये सब में है, तो ये कॉमन आ गए बाहर, ठीक है। अंदर बचा आपके पास ये, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 की -9 × 10⁻9 इंटू 10⁻12। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 70, कितना आएगा 70, एंड पूरा जब आप निकाल लोगे आंसर तो आपके पास आएगा -0.630 जूल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास क्या भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसमें सिंपल आपको क्या करना है,
पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना है, पोटेंशियल एनर्जी का। एंड इसको मैंने अच्छे से करवा रखा है, पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले वन शॉट पढ़ लेने हैं जो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। वन शॉट जो मैंने करवा रखे हैं उनको पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे वे में करवा रखे हैं, तो उसको पढ़ो। जो गैप होता है हमारा अल्टरनेट डे का, तो वो अल्टरनेट डे इसलिए होता है कि आप पहले उस चैप्टर का वन शॉट देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहना चाहता है आप लोगों को? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। कहाँ पर रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कंडीशन एक्सप्लेन करनी है स्टेबल अनस्टेबल की, कब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था 2020, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आया था। सर 2020 वाले क्यों कह रहे हो आप, सबसे ज़्यादा क्यों करवा रहे हो? 2020 का जो पेपर है सबसे टफ माना गया था अभी तक, ठीक है, तो इसलिए उसको जो है भाई उसके क्वेश्चन तो कम से कम कवर करने चाहिए हमें। क्या बोला गया है? जैसे कि हम सबको पता है, हमने पिछले लेक्चर में जो किया था, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगती है? 0 लगती है, ठीक है। ऐसे जब होता है तो इधर फोर्स लगी तो नेट फोर्स होती है, और नेट फोर्स हो जाती है 0। चलो, तो ये हो गई आपके पास नेट फोर्स 0। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी टॉर्क डाइपोल के ऊपर। तो ये चीज़ें तो हमें पता है। चलो, अब टॉर्क क्या करेगी? टॉर्क उसको अलाइन करना चाहेगी। मैंने क्या बोला कि नेट फोर्स 0 हो गई, अब उस पर टॉर्क लग रही है, टॉर्क उसको अलाइन करना चाहती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ये भी बात मान ली। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब ये बार बार जो जिक्र हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क। मतलब टॉर्क इसको ऐसे लेकर आना चाहती है, लेकिन आप इसको उल्टा घुमाना चाहते हो, ठीक है। आप इसको उल्टा घुमाना चाहते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। मतलब टॉर्क उसको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, बट आप उसको ऐसे लेके जाना चाहते हो। तो उसके लिए जो काम करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क, या फिर अपोजिट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट, इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी जब बोल रहे हैं, वर्क डन का जिक्र कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा भाई? देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल वर्क डन किया इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय d3 एंगल, मतलब स्मॉल एंगल से उसको रोटेट करना चाहा। तो आप लिख सकते हो dw इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी हमें पता नहीं वो कितने एंगल पर है, फिर वो दूसरे एंगल पर चला जाएगा, तो मतलब हमें पता ही नहीं एंगल, तो इसलिए हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। एंड टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है PE sin थीटा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, PE लिख देंगे, PE sin थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा PE sin थीटा, एंड साथ में यहाँ पर आ गया भाई d थीटा, ये रह गया था, ठीक है। चलिए, अब ये तो एक बात थी कि जब हमने इसको घुमाया सिर्फ एक स्मॉल एंगल से, लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, मतलब टोटल वर्क डन हमने कितना किया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मान लिया नेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, क्या होगा? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, एंड लिमिट लगा देंगे, रेंज लगा देंगे, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। तो यहाँ पर वही किया हमने, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल PE sin थीटा। तो PE बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स एंगल चेंज हो रहे हैं। तो आप डिफ्रेंशिएशन किसकी करोगे? साइन की, और सॉरी इंटीग्रेशन आप किसकी करोगे? साइन की। इंटीग्रेशन जैसे आप करते हो साइन की, तो इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है माइनस कोस थीटा, लिमिट लगी हुई है, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। अब इनको ओपन कर देते हैं, तो PE, अब देखिएगा ये माइनस कोस फाइनल माइनस होता है, क्या करते हैं यहाँ पे, माइनस करते हैं, यहाँ पे करेंगे माइनस, देखो ऐसे करेंगे, माइनस कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा, क्या हो जाएगा, वो पहले से भी तो माइनस है, वो पहले से भी तो माइनस, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आ गया भाई। तो ये इनिशियल हुआ, तो इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, और इसको मैंने इधर लिख दिया, तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, आप वर्क डन कर रहे हो, मतलब डाइपोल की हमेशा से ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 0 होनी चाहिए। अगर पहले से ही उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, फिर तो हमें पता ही नहीं लग पाए ना कि हमने कितना वर्क डन किया। तो एनर्जी स्टोर्ड स्टार्टिंग से ही 0 हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इनिशियल पोजीशन है उसकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पर प्लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos 90 अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा 0, तो
इसका मतलब उस टाइम जो वर्क डन आपको करना है वो जीरो करना है, उस टाइम उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी। तो इनिशियली आपको क्या होना चाहिए भाई, थीटा आई मीन्स इनिशियल उसको 90 मानना चाहिए एंड फाइनल कुछ भी हो सकता है, जितने भी एंगल पर आप लेके जाना चाहते हो, तो इसलिए इसको मैंने थीटा लिखा। तो जब आपने इसको यहाँ पे पुट किया, इसको यहाँ पे पुट किया, तो आपको इक्वेशन मिली ये। क्यों मिली ये, क्योंकि ये तो हो गया इनिशियल 90 हो गया कितना 0, तो बचा कौन माइनस कोस थीटा फाइनल, फाइनल कितना हो गया थीटा हो गया, तो यहाँ पे होगा दिस, तो माइनस आ गया बाहर, ठीक है। एंड ये जो वर्क डन है यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, यही क्या होता है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो W हो गया किसके इक्वल, U के इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, तो U हो गया माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्यों डॉट कर दिया, कोस है उसको डॉट में आप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमने कर लिया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके स्टेबल और अनस्टेबल के केस, इसके स्टेबल और अनस्टेबल के केस पढ़ते हैं। ये आपका अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल केस है। कैसे है ये अनस्टेबल केस, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने किया कि U कितना है माइनस पी ई कोस थीटा है। चलो अगर थीटा 0 डिग्री कर दिया भाई, अगर थीटा 0 डिग्री कर दिया मतलब आपका जो डाइपोल है उसकी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी हो जाएगी। मतलब डाइपोल के अंदर माइनस में एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब आपको वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ रहा। तो ये पोजीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सिंपल सा फंडा है कि आपको वो पहले से ही उसकी डायरेक्शन में है, पहले से ही उसकी डायरेक्शन में, तो इसलिए आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा, नेगेटिव में एनर्जी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम थीटा 180 कर दें तो माइनस पी ई कोस 180 एंड कोस 180 इज -1, कोस 180 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, तो इसलिए ये आ गया प्लस पी ई। मतलब आपको अब एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, मतलब अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस डाइपोल को रोटेट करने के लिए, मतलब उस डाइपोल को रोटेट करने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये क्या होगी, अनस्टेबल की पोजीशन होगी। ये क्या होगी भाई, अनस्टेबल की पोजीशन होगी। तो आई थिंक स्टेबल अनस्टेबल की पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है ये भी क्वेश्चन 2020 में आया एंड 2 नंबर का आया, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अलग अलग सेट में ये आए हुए थे। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट आर डिस्टेंस अपार्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब वो कहता है कि 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो एक दूसरे से डिस्टेंस R पर हैं, वो एक दूसरे से डिस्टेंस R पर हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब इनको बनाने के लिए कोई एक काम किया गया है, उसको आपको निकालना। मतलब स्टार्टिंग में इस तरह का जो सिस्टम की बात करते हैं, स्टार्टिंग में जो चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, इनिशियल इन्फिनिटी पर होता है। तो यहाँ पर रखे हैं दोनों चार्ज Q1 एंड Q2। सुनो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, ये किस में बात कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा है, मतलब जब आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके जा रहे हो किसी भी पॉइंट A पर, तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप Q1 को लेके जा रहे हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा भाई, तो लिखो फिर W Q1 को लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो, किसी भी एक पॉइंट से लेके आ रहे हो, जहाँ पर इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी से हमारे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होती है 0, तो 0 कर दिया। ये फाइनल है, मतलब किस पॉइंट पर आ रहे हैं, ए पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ये VA क्या लिखा आपने, VA जो है वो पोटेंशियल है एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल लगा रहा है VA किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, जब हम उसको लेके आ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पे पोटेंशियल लगाएगा। सिंपल है, समझ में आया। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, अब यहाँ से एक और चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, सेम केस होगा कि इस दूसरे चार्ज पे भी क्या लगेगी, मतलब इस दूसरे चार्ज के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा Q2, अब इसको लिखूंगा VB। क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल फील्ड अब B पॉइंट पर इतनी पोटेंशियल लगा रहा है Q2 के लिए, तो ये एक वर्क डन हुआ। क्या इतना काफ़ी है, नहीं भाई, जब ये चार्ज यहाँ पर आके रखा गया तो ये चार्ज भी तो अपना एक फील्ड शो कर रहा है, तो इसकी वजह से भी इस पर पोटेंशियल लग रही है। तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा, Q2 VB लिखा, जो सिंपल एक्सटर्नल फील्ड की वजह से करना पड़ रहा है, प्लस भाई ये वाला भी तो इसके ऊपर पोटेंशियल लगा रहा है। अगर ये वाले की पोटेंशियल हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे हम, Q1/4πε0 कितने डिस्टेंस पर लगा रहा है, R डिस्टेंस पर लगा रहा है, तो R हो गया। किस पे लगा रहा है, Q2 पर, तो Q2 हो गया, ठीक है।
तो ये हुआ W2, टोटल वर्क डन जोड़ देंगे, जोड़ने पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर ये जो एक्सटर्नल लिखा है हमने, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, जो ये समझ नहीं आता बच्चों को ये क्या कर रहा है। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो भी पोटेंशियल लगा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। 10th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है? सबसे बढ़िया बात की ये लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। वाई द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। कि जो पोटेंशियल होता है किसी होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के मिड में, वो कैसा होता है? कांस्टेंट, या फिर उसके सरफेस पे एक सेम वैल्यू होती है। क्यों होती है वो ध्यान से सुनना। होलो की बात करिए, होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की बात करिए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर वो जीरो होता है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलो, सो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द शेल। मतलब इसलिए फिर आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा। एक सिंपल सी बात सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जो है, वो चार्ज जो कंडक्टर ले रखा शेल, होलो शेल, वो उसके अंदर जो फील्ड है वो जीरो है। तो इसलिए आपको कोई भी वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा भाई, कोई भी वर्क डन आपको करना ही नहीं पड़ रहा। किस लिए? मूविंग ए चार्ज इनसाइड द शेल, कि चार्ज को अंदर ले जाने के लिए या किसी चार्ज को अंदर घुमाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। दस पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द सरफेस। अब सरफेस पे सेम क्यों रहती है? अब ये एक सरफेस है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक का पूछता हूँ तो रेडियस तो सेम रह रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूछता हूँ तो रेडियस सेम रह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस सेम, तो देख लो ना, इसकी वजह से ये सेम रहती है सरफेस पे। अंदर क्यों है? अंदर क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी का पार्ट है, सो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती हैं। ठीक है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे तो क्या होगा? इन्होंने बोला कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों? टू नॉर्मल कैन बी ड्रॉन एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट टू सरफेसेज विच गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कॉमन सी बात, अभी मैंने बोला एक मान लो ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, एक और यहाँ पर इसको कट कर रहा है तो उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक पॉइंट से दो नॉर्मल मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इधर वाले के लिए मिल रहा था, एक इधर वाले के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल के जा रही हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। क्लियर है? सिंपल है, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एंड ये दिल्ली वाले के अंदर ज़्यादातर से आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ये मत सोचिएगा कि पहले नहीं आया हुआ। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्यों होती है? परपेंडिकुलर क्यों होती है? परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि पैरेलल होगी या टेंजेंशियल बोल रहे हो, तो इसका मतलब फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसमें चेंज इन पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि पूरे के ऊपर जो पोटेंशियल रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज क्या होती है? नॉर्मल होती है, क्योंकि नो वर्क इज डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पैरेलल होंगी तो वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये थे आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये सिर्फ पोटेंशियल के हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। कैपेसिटेंस के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो हमारी 03 क्लास रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी 02 मतलब 02 क्लास है, तो इसके बाद 03 आएगी, उसके अंदर सिर्फ हम कैपेसिटेंस करेंगे। एक ही वीडियो को कर लेते तो आप देख सकते थे, समझ सकते थे कि जैसे ये वीडियो हमारा लगभग 40-42 मिनट का हो जाएगा, लेकिन अगर हम
क्या करते हैं कि अगर कैपेसिटेंस को भी इसके बीच में जोड़ देते तो वो भी 40-50 मिनट का वो हो जाता, तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती, फिर बच्चे अवॉइड करते इसे देखना। तो इसलिए इसको एक पार्ट में बता दिया गया है कि चक दे सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर चैप्टर 2 का सिर्फ PYQ है, सिर्फ पोटेंशियल के। इसके बाद आएगा लेक्चर किसका, PYQ ऑफ कैपेसिटेंस का। एंड बहुत जल्दी जल्दी ही हम इसको अपलोड करने वाले हैं, बस सपोर्ट बनाए रखिए। एक फैमिली है, इसको बहुत बड़ा करना है जल्दी से। तो पहला छोटा टारगेट रखते हैं कि 100K तक पहुंचना है, फिर उसके बाद जब मिलियंस का नंबर आ जाएगा वो भी हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, सोचा जो है वो बड़ा सोचा हुआ है। ठीक है, तो उस बड़ी सोच को, उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए पहले स्टेप छोटे छोटे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बस यही बोलूँगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाए एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सर आपकी क्या हेल्प है, एक चैनल होगा जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारी फैमिली जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, एंड एक अंदर से मोटिवेशन आता है आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो के अंदर, जाइए एंड अब धूम मचा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।